हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है हमारा विलियन, उसके हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसपे हमने 28 नंबर तक के क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो तक सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो से हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन से आगे तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यार एक चीज़ जान लो, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी हैं आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी इनसे पेपर में आएंगे भी। ठीक है, तो यार 29 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होंगे, तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। और यार जो लोग नए हैं उनको बता देना चाहते हैं कि आपका मतलब जो इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं न्यूमेरिकल वाले या इस चैप्टर के थ्योरी वाले, सब आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो सब लोग कॉपी पे निकाल लो। 29वां क्वेश्चन देख सकते हो, पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका नैलोफ्रीन, जिसका आपको सूत्र दिया गया है C19H21 या NNO3। ठीक है, C19H21NO3। ठीक है, जो कि मार्फिन जैसी होती है, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतया नैलोफ्रीन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 × 10⁻³ m जलीय विलयन का आवश्यक द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप के मस्त मस्त हैं एनसीईआरटी पे, जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब कुछ आपको जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप लिखते चलो, तो एकदम मस्त तरीके से आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, सबसे पहले बात हुई आपके पास नैलोफ्रीन है, जिसका सूत्र C19H21NO3 है। आपके पास ये क्या है, नैलोफ्रीन। कह रहा है जो कि मार्फिन जैसी होती है, कहा गया नैलोफ्रीन जो कि मार्फिन जैसी होती है, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतः नैलोफ्रीन की 1.5 mg खुराक, मतलब मिलीग्राम, मतलब कि आपको इसका भार दिया गया है 1.5 मिलीग्राम। ठीक है, आप इसे ग्राम में भी चेंज कर सकते हो। इसे अगर ग्राम में चेंज करोगे तो 1.5 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम से जब ग्राम में चेंज किया जाता है, mg का मतलब मिलीग्राम, जब मिलीग्राम से हम लोग ग्राम में बदलते हैं तो 10⁻³ का गुणा करते हैं। तो ये क्या है, आपको दिया गया है नैलोफ्रीन का भार दिया गया है, ठीक है, नैलोफ्रीन तो नाम है, नैलोफ्रीन का भार आपको दिया गया है कितना, 1.5 × 10⁻³ ग्राम। आपको 1.5 mg मतलब 1.5 मिलीग्राम दिया गया था, उसे ग्राम पे चेंज किया तो 1.5 × 10⁻³ ग्राम। कह रहा है इतनी खुराक दी जाती है। उपरोक्त खुराक के लिए, कितनी खुराक के लिए, 1.5 × 10⁻³ m। ये जो आपका दिया गया है उपरोक्त खुराक 1.5 × 10⁻³ m जलीय विलयन, कैसा विलयन है, जलीय विलयन। ठीक है, 1.5 × 10⁻³ m जलीय विलयन है, तो उसका जलीय विलयन का आवश्यक द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। जलीय विलयन का आवश्यक द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल एक चीज़ समझो, सबसे पहली बड़ी बात आती है यहाँ पे, ये जो 1.5 × 10⁻³ m है, ये m आपको क्या दिया गया है। तो जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको पता है m क्या होता है। स्मॉल m को मोललता बोला जाता है, और इसे मोललता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोललिटी। एक चीज हमेशा याद रखना, मोललता को कभी कभी यहाँ पे जैसे m लिखा है तो आपको मोलल लिख के भी क्वेश्चन पे दे सकता है कि 1.5 × 10⁻³ मोलल जलीय विलयन है, तब भी जान जाना मोललता है, या स्मॉल m कहा जाए तब भी जान जाना मोललता है। और मोलरता पे क्या होता है, मोलरता पे, ठीक है, मोलरता पे आपका क्या होता है, मोलरता पे जैसे यहाँ पे मोलर है वहाँ पे कहा जाएगा मोलर, और इस पे एक बड़ा वाला एम आता है, कैपिटल एम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे 1.5 × 10⁻³ मोलल का है तब भी वो मोललता है, स्मॉल एम का है तब भी वो मोललता है। और मोलरता पे क्या होगा, अगर 1.5 × 10⁻³ मोलर का है तो मोलरता दी गई, सिंपल है, आपको समझ जाना है, या कैपिटल एम होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो m दिया गया है आप क्या जान जाओगे, ये आपको क्या दिया गया है, मोललता दी गई है। ये आपको क्या दिया गया है, मोललता, मोललता आपको दी गई है। ठीक है भैया, मोललता दी गई है। तो सिंपल ये मोललता दी गई है 1.5 गुणे 10⁻³ m। ठीक है, तो आपको मोललता का सूत्र पता होगा। मोललता बराबर होता है विलेय का मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। सबको सूत्र पता है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 का गुणा। तो सिंपल जब आपको 1.5 गुणे 10⁻³ m दिया गया है, ठीक है, तो ये इसी का सूत्र आपको लगाना और आपको निकालने को क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ लो। उपरोक्त खुराक के लिए इतने जलीय विलयन का आवश्यक द्रव्यमान बताओ। मतलब कि आपको यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। विलायक का द्रव्यमान बताओ। क्वेश्चन पे आपसे विलायक का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। विलायक का द्रव्यमान, ध्यान से समझो, क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हो। यहाँ पर से मेन क्वेश्चन है, सामान्यतः नाइलोफ्रीन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। मतलब नाइलोफ्रीन का भार 1.5 मिलीग्राम, इसे ग्राम पे चेंज करो तो 1.5 गुणे 10⁻³ ग्राम। आप कहा गया उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 गुणे 10⁻³ m है, स्मॉल m लिखा है, मतलब मोललता दी गई है। फिर कहा गया है जलीय विलयन का आवश्यक द्रव्यमान ज्ञात करो। मतलब कि उपरोक्त खुराक मतलब नाइलोफ्रीन की 1.5 मिलीग्राम आपको खुराक दी जाती है, तो इस खुराक को देने के लिए जलीय विलयन का आवश्यक द्रव्यमान ज्ञात करो। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विलायक का द्रव्यमान पूछा जा रहा है और ये आपको मोललता दी गई है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पे देखो, कोई भी सवाल अगर आपको हल करना है, कोई भी न्यूमेरिकल हल करना है, सबसे पहले उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, उस पर क्या दिया गया है वो समझ लो, फिर सूत्र आपको लगाना, आंसर आ जाएगा। सिंपल था कि नाइलोफ्रीन जो कि मार्फिन जैसी होती है का उपयोग स्वापक उपभोक्ता द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। आगे वैल्यू यहां पर से दी गई कि सामान्यतः नाइलोफ्रीन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती, तो इसका भार ये हो गया। सिंपल इसे ग्राम में बदल लिया। फिर कह रहा है उपरोक्त खुराक के लिए इतने m जलीय विलयन, मतलब ये मोललता दी गई है। जलीय विलयन का क्या करो, द्रव्यमान ज्ञात करो। मतलब कि आपको यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है। आप कैसे आप विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करोगे वो समझो। सिंपल मोललता दी गई है ना, मोललता का सूत्र लगाओ और द्रव्यमान ज्ञात कर लो। तो देखो मोललता बराबर, यहाँ पर से मोललता का सूत्र लगाते, मोललता बराबर, मोललता का सूत्र अभी आपको बताया था, मोललता स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। ये सूत्र होता है आपका मोललता का। मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। आपको इसी विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी आपको ज्ञात करके भी दिखाएंगे। तो सिंपल इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा था, आप देखो करते क्या है, आपको मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का भी सबको सूत्र पता होगा। m बराबर होगा, यहाँ से स्मॉल m मोललता है, ठीक है, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, या स्मॉल m की वैल्यू भी आप रख सकते हो 1.5 गुणे 10⁻³ ठीक है, ये स्मॉल m की वैल्यू है 1.5 गुणे 10⁻³ मोललता की, और बराबर में विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र हो जाएगा भार, या सीधा सीधा लिख सकते हो विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ये सूत्र होता है मोलों की संख्या का। क्या सूत्र होता है भैया, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और गुणे में ये आपका विलायक का भार बटे में था तो ये इसके गुणे में आ जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का गुणा। ये वैल्यू आपकी ग्राम में है। ठीक है, सिंपल देख लो, मोललता की वैल्यू रख दी, विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र विलेय का भार बटे में विलेय का कौन सा भार, बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का यहाँ पे नीचे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार को मोलों की संख्या बोलते हैं, विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। अब बात आती, देखो आपको विलेय का भार, विलेय कौन है, नाइलोफ्रीन ही तो है। जब ये विलायक आपको निकालना है, विलायक निकालना है तो नाइलोफ्रीन ही तो आपका क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। नाइलोफ्रीन का भार ये दिया गया है, अणुभार आप निकाल लो, विलायक का भार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस नाइलोफ्रीन का अणुभार निकालते हैं। तो C19H21
NO3 जो कि नेलोफ्रीन का सूत्र है, इसका क्या करते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। इसका क्या करते हैं, अणुभार निकालते हैं। का अणुभार, अणुभार पता है ना सबको कैसे निकाला जाता है। कार्बन का सिंपल, कार्बन का होता है 12, यहाँ पे 19 कार्बन है तो 12 गुणे 19 कर दो, प्लस लगाओ यहाँ पे हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन 21, तो 21 कर दो, प्लस लगाओ नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 लिख दो, ऑक्सीजन 16 होता है, 3 ऑक्सीजन तो 16 गुणे 3, देख लो कार्बन का 12, 19 कार्बन तो 12 गुणे 19, प्लस लगाओ हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 21, प्लस नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, सॉल्व कर लो। 19 दूना 38 की 8, 3 बचा, 19 कम 19, 3 22, 228 प्लस 21 प्लस 14 और आपका यहाँ पे 14 और प्लस 16 तिया 48। आप इससे जोड़ लो 8 9 4 13 21 की 1 2 हासिल, 2 4 6 7 2 9 2 11 1 और 2 मिला के 311 आ जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, चेक कर लो एक बार। 19 दूना 38 की 8, 3 19 कम 19, 3 22 21 14 और 16 तिया 48, 8 4 12 13 8 21 1 2 2 4 6 7 2 9 2 11 की 1 हासिल, 2 1 3 311 आ गया अणुभार। ठीक है, आप कुछ ना करो, सिंपल सारी वैल्यू रखो और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मोललता की वैल्यू है 1.5 गुणे 10 की पावर -3 बराबर विलेय का भार कितना है 1.5 रख दो, बटे में विलेय का अणुभार दिया है, ये हमने निकाल लिया, विलेय या नेलोफ्रीन का अणुभार 311। ठीक है, गुणे में विलायक का भार, विलायक के भार को मान लो हम W मान ले, कैपिटल W। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान या विलायक के भार को कैपिटल W मान लेते हैं और ऊपर हो जाएगा 1000 का गुणा। सिंपल कैपिटल W की वैल्यू निकाल लो आंसर। तो यहाँ पर से कैपिटल W को निकालना है तो इसे इधर भेज दो, तो कैपिटल W बराबर 1.5 गुणे 1000 बट्टे में 311 और ये इधर गुणे पे था, इधर आ जाएगा नीचे। सिंपल देख सकते हो कैसे हुआ, यहाँ पे 1.5 गुणे 1000 है, बटे में 311, ये वैल्यू इधर वाली इधर आ जाएगी तो 1.5 गुणे 10 की पावर -3। यहाँ ऊपर भी 1.5 नीचे भी आपस में कैंसिल, बचेगा कैपिटल W बराबर 1000 बट्टा 311 और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 10 की पावर +3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई W इक्वल टू, आप क्या करो सिंपल 311 का 1000 या 1000 पे भाग दे दो। ठीक है, जब आप भाग दोगे तो यहाँ पे 3.21 आएगा। ठीक है, आप लोग भाग देख के चेक कर लेना, W इक्वल टू 3.21 और वैल्यू ग्राम में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हो। बस आपको ये पता करना था, देखो ये मिलीग्राम में इतना दिया गया था, फिर इसे ग्राम में चेंज किया, इसका अणुभार भी निकाल लो। आपको यहाँ पे मोललता दी गई थी, विलायक का द्रव्यमान पूछ रहा था, कह रहा था जलीय विलयन का द्रव्यमान बताओ, तो विलायक का द्रव्यमान पूछ रहा था, मोललता का सूत्र लगा दो, विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार गुणे ग्राम में विलायक का भार, ऊपर 1000 का गुणा, तो विलेय के मोल का मतलब विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार इंटू 1000। तो विलेय का भार कितना है आपका 1.5 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 1.5 गुणे 10 की पावर -3 और इधर आपका मोललता की वैल्यू भी रख दी गई थी 1.5 गुणे 10 की पावर -3, ऊपर 1000 का गुणा, बट्टे में अणुभार ये 311 और इसके विलायक के भार को W मान लिया, इसी की वैल्यू निकाल लो, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था। ठीक है, और आसानी से सॉल्व भी हो गया। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा सबको। तो आप क्या करो भैया, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 1.29 29वां क्वेश्चन हो चुका है, नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप भैया देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30वां प्रश्न देखते हैं, पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन भी एकदम मस्त वाला है। कह रहा है बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 250 ml 0.15 कैपिटल M लिखा हुआ है, विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी एकदम मस्त है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल देखो, पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, अगर आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपसे कहा गया बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में, देखो यहाँ पे आपको सिंपल शब्दों का मतलब ही समझना है। आपसे कहा गया बेंजोइक अम्ल का जो विलयन है वो मेथेनॉल में है, मतलब कि मेथेनॉल में बेंजोइक अम्ल को घोला गया है। यहाँ पे समझो, यही चीज़ आपको विलेय और विलायक के बारे में भी बताएगी। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में विलयन है। ठीक है, मतलब कि मेथेनॉल में जो है भैया आपका क्या घोला गया है, बेंजोइक अम्ल।
बेंजोइक अम्ल घोला गया है। ठीक है, यहीं पर से आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है आपसे, आपसे कहा गया बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में विलयन है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो है वो मेथेनॉल में है, मतलब कि जिसको अगर आप मान लो विलायक है, विलायक में क्या घोला जाता है, विलेय घोला जाता है। तो इसी प्रकार अगर आप बेंजोइक अम्ल को मेथेनॉल में घोल रहे हो तो मतलब कि बेंजोइक अम्ल आपका विलेय है और जिसमें घोला जाता है उसको विलायक बोलते हैं। जिसको घोलते हैं वो विलेय और जिसमें घोला जाता है वो विलायक। तो यहाँ पे किसको घोल रहे हैं, बेंजोइक अम्ल को, तो जिसको घोले वो विलेय, मतलब बेंजोइक अम्ल विलेय होगा और जिसमें घोलेंगे वो मेथेनॉल आपका विलायक होगा। फिर कहा गया इसका 250 ml विलयन है और 0.15 m विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सिंपल देखो, अगर बात करें आपके पास पहले है कौन, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, कौन है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6। ठीक है, क्या सूत्र होता है, C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र। ठीक है, फिर है मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेनॉल का सूत्र जानते हो, मेथेनॉल का क्या सूत्र होता है, मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH, मेथेनॉल का सूत्र CH3OH। आपसे कहा गया बेंजोइक अम्ल का विलयन कहाँ पे है, मेथेनॉल में। पढ़ लो, बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 250 मिली विलयन। ठीक है, मतलब कि बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में, मतलब बेंजोइक अम्ल को घोला गया है मेथेनॉल में, तो जिसको घोला जाता है वो होता है विलेय। तो यहाँ पर से बेंजोइक अम्ल हो जाएगा आपके पास विलेय और आपका मेथेनॉल आपके पास हो जाएगा विलायक। ये चीज़ पहचानना बहुत ज़रूरी है, आपको इसीलिए टाइम दे के समझा रहा है कि आपके पास कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप समझ लेना कि आपसे कहा गया बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में विलयन है, मतलब बेंजोइक अम्ल आपका विलेय, जिसका विलयन जिस पे है, देखो क्योंकि बेंजोइक अम्ल को मेथेनॉल में घोला गया तो जिसको घोला गया विलेय और जिस पे घोला गया वो विलायक। आपका आ गया इसका 250 मिली विलयन, 250 ml विलयन, मतलब कि आपको विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन दिया गया है 250 ml, विलयन का आयतन दिया गया है 250 ml। ठीक है, अब कह रहा है विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। कितना विलयन बनाने के लिए, 0.15, 0.15 m। और अभी आपको एक चीज़ बताया था, m का मतलब क्या होता है, ये जो m लिखा है कैपिटल वाला है, कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता। तो ये आपको मोलरता दी गई है, जब स्मॉल m हो तो मोलरता, कैपिटल M हो तो मोलरता। ठीक है, तो 0.15 m जो लिखा है मोलरता दी गई है। और मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन और ऊपर 1000 का गुणा। तो विलयन का आयतन भी दिया गया है, विलेय के मोलों की संख्या भी हम लोग निकाल लेंगे। आपसे कहा क्या जा रहा है कि इतना विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए, मतलब कि आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विलेय का भार पूछा जा रहा है, विलेय का भार पूछा जा रहा है, विलेय का भार पूछा जा रहा है। क्योंकि आपसे कहा गया बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में इतना विलयन, मतलब विलयन का आयतन इतना दिया गया है। 0.15 m विलयन बनाने के लिए विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। ये नहीं लिखा किसकी आवश्यक मात्रा की गणना करनी है, ये यहाँ पे समझो। देखो कहा गया ना, जो शब्द शुरुआत पे आया था इसी के आवश्यक मात्रा की आपको गणना करनी है। क्योंकि कहा गया बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में इतना विलयन, तो इतना विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। किसके, बेंजोइक अम्ल की। बेंजोइक अम्ल की आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए, मतलब बेंजोइक अम्ल ही आपका क्या है, विलेय है, तो इसी की आपको मात्रा की गणना करनी है, बेंजोइक अम्ल की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन पे। तो सिंपल निकाल सकते हो सब लोग। आपको विलेय का भार निकालना है, इसे स्मॉल w मान लो, स्मॉल w का मान निकालना है। मोलरता का सूत्र लगाओ, निकाल लो। तो यहाँ पे लगाते मोलरता का सूत्र। ठीक है, मोलरता कैपिटल M बराबर, सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, सब लोग कॉपी पे लिखा करो, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन, आयतन मिलीलीटर पे होगा और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा मोलरता इस कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे ऊपर 1000 का गुणा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो मोलरता का मान आपको दिए गए 0.15 या 0.15।
ठीक है, दशमलव के बाद एक अलग अलग अंक ही पढ़ जाते, 0.15 ही पढ़ना है इसे। ठीक है, विलेय के मोल को क्या लिख देंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, जैसे अभी पहले लिखा था विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणे में विलयन का आयतन, ये नीचे है तो इसके साथ ही गुणा हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, और मिलीलीटर पे हो जाएगा और ऊपर 1000 का गुणा। सिंपल देख लो, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, विलेय के मोल को लिखा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इनटू में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, विलेय का अणुभार, विलेय कौन है, बेंजोइक अम्ल, तो इसी का अणुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का अणुभार पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका विलेय C6H5COOH का अणुभार। ठीक है, अणुभार निकालते हैं। कार्बन का होता है 12, पहले बात 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है 5 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 5 प्लस फिर कार्बन आ गया 12 लिख दो कार्बन का। ऑक्सीजन है 2, आप देखो पहला ऑक्सीजन के लिए 16 लिखो, फिर प्लस लगाओ, दूसरे ऑक्सीजन के लिए 16 लिखो, प्लस लगाओ, हाइड्रोजन है 1 लिखो। देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कार्बन तो 12 गुणे 6 प्लस लगाया हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 5 प्लस लगाया कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 2 है ऑक्सीजन प्लस 1, जोड़ दो 12 छंग 72 प्लस 5 और 12 16 16 32 1 33 इधर हो गया। देख लो 12 छंग 72 5 12 16 16 32 1 33, जोड़ो 72 5 77 30 80 30 110 और 12 122 122 अणुभार आ जाएगा। ठीक है, जोड़ ले उस ध्यान से, 12 5 17 3 20 30 50 70 120 122 122 इसका अणुभार आ जाएगा। सिंपल वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे देखो मोलरता की जगह तो आपने 0.15 रख ही दिया था, 0.15 बराबर विलेय का भार कितना दिया गया है, विलेय कौन है पहले बताओ, विलेय यही है आपका बेंजोइक अम्ल और इसी विलेय का भार आपको निकालना है, क्योंकि कहा गया था शुरुआत में बेंजोइक अम्ल था, उसी की आवश्यक मात्रा आपको निकालनी है। तो विलेय का भार निकालना है, मतलब विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू हमने माना तो स्मॉल डब्ल्यू लिख लो, बटे में विलेय का अणुभार कितना निकल आया 122 तो 122 रख दो, इंटू में विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन 250 है 250 रख दो, ऊपर 1000 का गुणा कर दो, बस मान निकाल लो। ध्यान से देख लो, यहाँ पे विलेय का भार आपको निकालना है तो स्मॉल डब्ल्यू की जगह स्मॉल डब्ल्यू, अणुभार 122 हमने निकाला, आयतन 250 ml दिया है, ऊपर 1000 का गुणा और ये मोलरता की वैल्यू थी 0.15। अब सॉल्व कर लो, ये एक 0 है, एक 0 से एक 0 काटो, 25 चौको 100 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.15 बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 4 बटा 122। ठीक है, इसको भी काट सकते हो, 2 से काटो, 2 दूना 4 2 छक्के 12 2 एकम 2। ठीक है, आप निकालनी वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू की तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 0.15 गुणे 61 और बटे में ये 2 आपका इधर आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। देख लो ध्यान से 0.15 गुणे 61 बटा 2। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आपको देखो इसका पहले ऊपर वाले का गुणा कर लो तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 15 एकम 15 5 1 बचा हासिल, 15 छक्के 90 और 1 मिला के 91, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, बटे में 2 स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, 2 का भाग दो, 2 चौको 8 1 हासिल, दशमलव लगा लो, 2 पंचे 10 1 हासिल, 2 सत्ते 14 1 और 5 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा 4.575 ग्राम। ठीक है, देख लो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यही आंसर हो जाएगा। यही आपका है बेंजोइक अम्ल का भार। ठीक है, विलेय या बेंजोइक अम्ल का भार आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। देखो आपसे कहा गया था बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में विलयन है, तो सबसे पहले इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि बेंजोइक अम्ल कहाँ पे है, मेथेनॉल में घुला हुआ है, मतलब बेंजोइक अम्ल विलेय है, मेथेनॉल विलायक है। फिर इसके बाद पता चला कि आपका इसका विलयन कितना है 250 ml, तो हमने यहाँ पे विलयन का आयतन 250 ml लिख दिया। आज 0.15 कैपिटल एम लिखा है, कैपिटल एम का मतलब मोलरता, तो आपको मोलरता दी गई है। आप कह रहा विलयन
विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। किसकी आवश्यक मात्रा की? इसी की, बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में इतना विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। किसके? बेंजोइक अम्ल की आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। तो इसी का भार आपको निकालना है। मोलरता का सूत्र लगा देना, विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो इसी विलेय का भार आपको निकाल लेना, क्योंकि यही दिया नहीं गया, इसी को निकाल लो, ये वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ चुका होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप भैया देखते अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखो 30वां प्रश्न हो चुका था। 31वां प्रश्न जो था एनसीईआरटी वाला, वो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम आपको केवल न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो 30वें के बाद अब 32वां प्रश्न देख सकते हो, जो कि अगला न्यूमेरिकल है, अगला सवाल है आपके पास। और ये जान लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 है ना, दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब परेशान भी कर सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा। ठीक है, तो आपको ये 32वां क्वेश्चन और 33वां क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है CH3 CH2 CH Cl COOH को 10 ग्राम, ठीक है, के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से होने वाले हिमांक का अवनमन परिकलित कीजिए। के ए का मान आपको 1.4 × 10⁻³ दिया गया है। के एफ का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि आपका इतने मतलब ये आपको एक सूत्र दिया गया है CH3 CH2 CH Cl COOH के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोलने से होने वाले हिमांक का अवनमन ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए, जिसमें आपको के ए का मान दिया गया है और के एफ की वैल्यू भी दी गई है। कैसे ज्ञात किया जाए, देखो देखते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कौन सा सूत्र दिया गया है, पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। CH3 CH2 CH Cl COOH, ये आपको एक सूत्र दिया गया है। ठीक है, कहा गया ये है आपके पास 10 ग्राम और आपके पास क्या है 250 ग्राम है आपके पास जल आपका H2O होता है, सूत्र पता है ना सबको, 250 ग्राम है। अब बात करें इसमें विलेय और विलायक कौन, जो कम मात्रा पे वो विलेय, जो ज़्यादा मात्रा पे वो विलायक। तो यहाँ पे विलेय कौन हो जाएगा आपका 10 ग्राम वाला, और विलायक जो ज़्यादा है जल है आपका, वो विलायक हो जाएगा। ठीक है, विलेय विलायक समझ गए ना। कह रहा था इसके 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से क्या ज्ञात करो, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF ज्ञात करो। हिमांक का अवनमन डेल्टा TF आपको ज्ञात करना है। हिमांक के अवनमन को पता है ना, डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TF आपको ज्ञात करना है। और आपको KF की वैल्यू दी गई है, विलेय का भार दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है, और इस KA की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपको डेल्टा TF निकालना है। तो अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप सूत्र सिंपल सा बता दोगे, डेल्टा TF बराबर KF × M, यही सूत्र आप बता दोगे और कहोगे भैया KF की वैल्यू ये दी गई है, M है मोललता, M क्या है मोललता, मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोल बट्टे में विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 का गुणा। तो विलेय का भार भी पता है, इसके मोलों की संख्या निकालने के लिए इसका अणुभार निकाल लेंगे, विलायक का भार भी पता है, सिंपल वैल्यू रख के डेल्टा TF का मान निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको एक वैल्यू और दी गई है, KA की वैल्यू। सबसे पहले बात आती है KA की वैल्यू भी तो यूज में लानी पड़ेगी, तभी आपका निकलेगा। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना, ये जो आपका CH3 CH2 CH Cl COOH है, ये जो आपको दिया गया है CH3 CH2 CH Cl COOH, ये जो आपको दिया गया है ना भैया, इसका आपका वियोजन होता है, इसका आपका क्या होता है, वियोजन होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको CH3 CH2 CH Cl, देखो CH3 CH2 CHCl और आगे COO माइनस और प्लस का H+ पे इसका वियोजन होता है। देखो इसका विलयन ही तो बनाना है, जब आप इसको विलयन पे डालोगे तो आपका ये जो है ये CH3 CH2 CH Cl COO माइनस पे टूटेगा और प्लस H+ पे टूटेगा। ये H+ इससे अलग हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस और ये H+ आपका अलग हो जाएगा, मतलब इसका विलयन ही तो बनेगा, तभी तो
आप हिमांक का नंबर निकालोगे तो विलयन जब होगा तो वो क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा और ये क्या होगा, वियोजित होकर CH3 CH2 CHCl COO- पे टूटेगा और प्लस H+ पे टूटेगा। तो जब कहीं पे ऐसी स्थिति हो जहाँ पे जो आपको दिया गया हो विलेय उसका वियोजन हो रहा हो, जैसे इसका वियोजन हो रहा है, ये दो भागों में टूट रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम ना लगा के आपको लगाना है डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू एम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है और तब आपको निकालना है हिमांक में अवनमन डेल्टा TF। डेल्टा TF यहाँ पे जो है वो है हिमांक में अवनमन। क्या है भैया, हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन है। सिंपल सी बात समझो, आपसे हम कह रहे हैं कि मान लो अभी तो सिंपल सी सारी वैल्यू आपको दी गई है, आप आराम से डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम लगा के निकाल लोगे, लेकिन जो उसका आपका ये क्वथनांक ये जो हिमांक में अवनमन आएगा वो जो मान निकलेगा वो आपका गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे Ka की वैल्यू भी दी गई है तो इसका भी कहीं पर यूज होगा। और दूसरी बात, ये जो आपको दिया गया है CH3 CH2 CHCl COOH, इसका विलयन में वियोजन होता है, ये आपका वियोजित होके इस टाइप से दो भाग पे टूट जाता है। CH3 CH2 Cl COO- प्लस का H+ पे आपका टूटता है। जब इस पे टूटेगा तो आपका एक चीज यूज होगा इस फॉर्मूले पे I क्या है, I को 1/2 गुणांक बोला जाता है, सबको पता है I को क्या बोला जाता है, 1/2 गुणांक। तब सूत्र बनेगा डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू एम। ठीक है, आपको यहाँ पे I भी लगाना होगा, I है 1/2 गुणांक, हमने आपको 1/2 गुणांक पढ़ाया भी था। ठीक है, आप ये चीज़ याद रख लो, जहाँ पे भी वियोजन इस टाइप से हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे भी ये विलयन में आयनों में टूट रहा होगा, वियोजन इसका हो रहा होगा, वहाँ पे आपको 1/2 गुणांक I का यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपका डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम ना लग के, ये वाला फॉर्मूला ना लग के आपका कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू एम। और ये आप समझ रहे हो क्योंकि इसका वियोजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख देना चूंकि वियोजन हो रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे, चूंकि इसका वियोजन हो रहा है अतः सूत्र आपका लगेगा डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू एम। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे डेल्टा TF का मान निकालना हिमांक में अवनमन, तो आपको KF का मान दिया गया है, I का मान आपको निकालना पड़ेगा, I है 1/2 गुणांक। अभी बात करेंगे I 1/2 गुणांक का मान कैसे निकाले, और आपको M का भी मान निकालना पड़ेगा, M है मोललता, तो दोनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी तब जाके डेल्टा TF निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I की वैल्यू निकालते हैं और M की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको M की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, फिर I की निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं, पहले हम आपको M की वैल्यू निकालते हैं। M क्या है, मोललता, यहाँ पर से लिखते हैं मोललता M बराबर, मोललता M बराबर सूत्र सबको पता है, विलेय के मोल, या सीधा सीधा विलेय के मोल को लिख सकते हो विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, यही तो होता है विलेय का मोल, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू में विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार होगा ग्राम में और ऊपर कर देना 1000 का गुणा, ये सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान से देख लो, मोललता M बराबर विलेय का भार इंटू 1000 बटे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार ग्राम में। अब बात आती, विलेय का भार तो 10 ग्राम दिया गया है, विलायक का भार 250 ग्राम दिया गया है, लेकिन अणु भार नहीं पता, अणु भार आपको निकाल लेना है। यहाँ पे लिखते हैं विलेय का अणु भार। ठीक है, आप यहाँ पे सही से लिख के विलेय का अणु भार लिखना, पूरा सूत्र लिख लो। यहाँ पे CH3 CH2 CHCl COOH। ठीक है, अगर आप इसे सही से लिखो तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो कार्बन कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन को C4 लिख लो, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 1 6 1 7, 7 हाइड्रोजन 7 लिख लो, ऑक्सीजन गिनो 1 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लिख लो Cl। सारी चीज़ें देखो हो गई कि नहीं, आपका 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 6 1 7 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन। इसको इस टाइप से इसलिए लिख लिया कि अणु भार निकालने में आराम रहेगा। देखो कार्बन का होता है 12, 4 कार्बन तो 12 गुणे 4, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 7 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 7, प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन तो 16 गुणे 2, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, क्लोरीन का याद रख लेना 35.5 होता है। निकालो 12 चौको 48 प्लस 7 16 दूना 32 प्लस 35.5, निकालते 48 7 55, 55 2 57 और 30 मिला के 87,
प्लस 35.5। ठीक है, अब आगे जोड़ोगे 87, 5, 92, 30, 122.5 आ जाएगा इसका अणुभार 122.5। ठीक है, देख सकते हो सिंपल वे पे आपको बता दिया। इसको ऐसे करके आपको ना लिख के इसको ऐसे लिख लेना 4 कार्बन को इस टाइप से, क्योंकि आपको आराम रहेगा। नहीं बार बार 12 इसका अलग लिखोगे, 12 अलग लिखोगे, 12 अलग लिखोगे, तो इसलिए इसको इस टाइप से आपको तोड़ लेना है। फिर कार्बन का 12 × 4, हाइड्रोजन का 1 × 7, ऑक्सीजन का 16 × 2, क्लोरीन का 35.5 निकाल लेना, 122.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आ जाने के बाद सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो और मान निकाल लो। तो m है मोललता, इसको निकालना है आपको। विलेय का भार कितना है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम रख दो। बटे में विलेय का अणुभार ये आया 122.5 इंटू विलायक का भार 250 है, 250 रख दो, ऊपर 1000 का गुणा। ये वाले जीरो से इस जीरो काटो, 25 चौको 100। यहाँ पे m बराबर आ गया 4 दाम 40 बटा 122.5। ठीक है, 4 दाम 40 बटे 122.5। मात्रक लिख सकते हो मोललता का, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू इतनी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। m बराबर 40 बटा 122.5। ठीक है, या भाग दे के भी आप लिख सकते हो m बराबर, देखो अगर 40 पे 122.5 का भाग दोगे, ठीक है, ये अगर आप भाग दोगे तो m का मान आएगा यहाँ पर से 0.326। ठीक है, हमने भाग दे के पहले से भी रखा था 0.326, ये वैल्यू आ जाएगी m की। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.326। यहाँ पे सिंपल भाग दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, आप इसके बाद देखते हैं। तो देखो सूत्र है डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M। KF की वैल्यू ये दी गई है, M की वैल्यू ये निकल आई। अब बचता है I की 1/2 गुणांक I कैसे निकाला जाए। तो देखो I कैसे निकाला जाए वो समझते हैं। ठीक है, I कैसे निकाला जाए, तो देखो I बराबर सूत्र होता है, I बराबर होता है आपका सूत्र। ठीक है, सूत्र समझने से पहले एक चीज़ समझो, जो वियोजन हुआ था पहले उसको आपको समझाएं। वियोजन कैसे हुआ था, CH3 CH2 CH Cl COOH, ये था आपके पास, इसी का वियोजन हुआ था। तो वियोजन पे क्या हुआ था, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस पे ये टूट गया था इस टाइप से। ठीक है, यही हुआ था। ये आपका CH3 CH2 CH Cl COO माइनस पे टूटा, प्लस H प्लस पे टूटा। आप देखो जब टाइम बराबर 0 होगा, ठीक है, जब टाइम बराबर आपका 0 होगा तब इसकी सांद्रता मान लो C है। ठीक है, ध्यान समझना, जब टाइम बराबर 0 तब मान लो इस विलेय की सांद्रता C है, तब इसकी हो जाएगी 0, इसकी हो जाएगी 0। ठीक है, आप मान लो टाइम बराबर T पे, टाइम बराबर T पे आपका क्या हो जाएगा, मान लो इसकी सांद्रता हो गई C माइनस C अल्फ़ा, या C माइनस सी ए भी आप लिख सकते हो, चाहे ए लिखो या अल्फ़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, C माइनस सी अल्फ़ा हो जाएगा। तब जब C माइनस सी अल्फ़ा होगा तब यहाँ पे भी आपका C अल्फ़ा आएगा, यहाँ पे भी आपका C अल्फ़ा आएगा। ठीक है, मतलब कि जब आपका यहाँ पे C माइनस पे कुछ नहीं 0 है, तब आपका यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया। जब C माइनस सी अल्फ़ा हुआ तो ये C अल्फ़ा आया, ये C अल्फ़ा आया। ठीक है, ये आपको समझ लेना, इतना सिंपल सी बात है। ये आपका विलेय ये 2 भागों में टूटा। टाइम बराबर 0 मतलब जब समय 0 होगा तब इसकी सांद्रता C, तो इसकी 0, इसकी 0। जब इसकी C माइनस सी अल्फ़ा तो इसकी C अल्फ़ा, इसकी C अल्फ़ा। अब I बराबर सूत्र होगा, I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका, I क्या है 1/2 गुणांक। ठीक है, I को याद रखना, I 1/2 गुणांक है। I बराबर सूत्र हो जाएगा संयोजन के पश्चात, सॉरी वियोजन हो रहा है ना, टूट रहा है ना ये आपस में, तो वियोजन के पश्चात कुल मोल, वियोजन के पश्चात कुल मोल, वियोजन के पश्चात कुल मोल ठीक है, वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे में वियोजन के पूर्व कुल, वियोजन के पूर्व कुल मोल। ठीक है, वियोजन के पश्चात बटे में वियोजन के पूर्व कुल मोल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा आई का। आई बराबर वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे में वियोजन के पूर्व कुल मोल। तो यहाँ पर से अगर आप आई की वैल्यू निकालते हो, वियोजन के पश्चात कुल मोल, वियोजन के पश्चात ये वाला, पहले जब वियोजन नहीं हुआ था तब इसकी सांद्रता सी थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी। जब वियोजन हुआ तब इसकी C माइनस सी अल्फ़ा, इसकी C अल्फ़ा, इसकी C अल्फ़ा। तो वियोजन के पश्चात वाले पे आपको नीचे वालों को जोड़ के लिखना है, क्योंकि कुल है ना, कुल का मतलब वियोग होता है या जोड़ना। तो जो नीचे वाले इनको आपको जोड़ के लिखना है। यहाँ पे C माइनस सी अल्फ़ा, तो इसको जोड़ो, C माइनस सी अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा है तो प्लस का C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा है तो प्लस का C अल्फ़ा, बटे में वियोजन के पूर्व कुल मोल। तो वियोजन के पूर्व ये वाला C, ये वाला 0, ये वाला 0, तो सबको जोड़ दो, C प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर से वैल्यू आ जाएगी, देखो ये माइनस का C अल्फ़ा, ये प्लस का C अल्फ़ा आपस में कैंसिल, यहाँ से बचेगा C प्लस C अल्फ़ा।
सी प्लस सी अल्फ़ा बटे में सी। यहाँ पर से अगर सी कॉमन ले लोगे ऊपर तो 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन में सी आ जाएगा। सी कॉमन लिया 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ से सी कैंसिल, आई बराबर आ गया 1 प्लस अल्फ़ा। आई बराबर आ गया 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, आई बराबर सूत्र क्या आ गया 1 प्लस अल्फ़ा। अब बात आती है अल्फ़ा का मान कैसे निकले। अभी तो वैल्यू आ रही थी, बात आ रही थी आई का मान कैसे निकले। अब भैया बात आ गई कि अल्फ़ा का मान कैसे निकले। ठीक है, तो सबसे पहले इतना समझ में आया कि नहीं, वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल। वियोजन के पश्चात के लिए सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा ये हो गया, बटे में वियोजन के पूर्व के लिए सी प्लस जीरो निकाला, आपका आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब बात आती है अल्फ़ा कैसे निकले। तो अल्फ़ा भी निकलेगा, टेंशन ना लो। देखो अल्फ़ा कैसे निकलेगा। देखो आपको बात करें अगर, तो ये जो के ए की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, के होता है वियोजन स्थिरांक या वियोजन नेतांक। के को क्या बोला जाता है, वियोजन नेतांक बोला जाता है। और के का मान देखो कैसे निकाला जाता है। के का मान कैसे निकाला जाता है, के का मान निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है। ये जो आपका देखो ये इधर वाला आपको रिएक्शन पता है, कोई भी अभिक्रिया है तो इधर वाले पद को अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले पद को उत्पाद बोलते हैं। इतना सबको पता है कि नहीं, सब कोई समझो ध्यान से। कोई भी अभिक्रिया कोई भी रिएक्शन है तो इधर वाला जो पद होता है वो अभिकारक कहलाता है, इधर वाला पद है उत्पाद कहलाता है, पता है ना। तो सिंपल के ए बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, के बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद कौन है, ये दोनों हैं, तो आपको इसकी सांद्रता लिखनी है CH3 CH2 CHCl COO माइनस, और इसकी सांद्रता लिखनी है H+। ये हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता आपकी हो जाएगी क्या, बटे में अभिकारक कौन है, ये वाला, तो अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी CH3 CH2 CHCl COOH। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देख लो के ए बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद है ये, तो इसकी सांद्रता बटे में इसकी सांद्रता गुणे में इसकी सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो आप मान निकालेंगे तो के ए बराबर आ जाएगा उत्पाद इस वाले की सांद्रता, देखो इसके नीचे इसके बाद वाली लिखना है सी अल्फ़ा, तो सी अल्फ़ा रख दो, गुणे लगाओ। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा है, ये गुणा का चिन्ह है। H+ की सांद्रता कितनी, ये भी सी अल्फ़ा है, तो ये भी सी अल्फ़ा कर दो बटे में। ठीक है, आप अल्फ़ा की जगह ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल ए आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, इसकी कितनी है, इसके नीचे वाली ये टी बराबर टी पे देखो जब वियोजन हुआ है कितनी है, सी माइनस सी अल्फ़ा। देख लो ध्यान से, सिंपल सा है। देखो के ए कितना आया, मतलब के ए बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद है ये और ये, तो इसकी गुणे इसकी बटे में अभिकारक की। इसकी कितनी है, टी बराबर टी वाली देखो सी अल्फ़ा, इसकी सी अल्फ़ा, तो सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा बटे में सी माइनस सी अल्फ़ा। सॉल्व करते हैं, के ए बराबर सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बटे में नीचे सी कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर से बात करें सी से इस पावर को काट देंगे क्योंकि स्क्वायर था तो ये हट जाएगा, तो के ए बराबर आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे में 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, इस सी से इसके स्क्वायर को काटा तो सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे में 1 माइनस अल्फ़ा। जहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला अल्फ़ा है इसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू अल्फ़ा की जो मान आएगा बहुत छोटा मान आएगा, इसलिए नीचे वाले अल्फ़ा को नगण्य मान लेंगे। तो के ए बराबर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से। ठीक है, के ए बराबर जो वैल्यू आएगी वो लिखते हैं यहाँ पे, के ए बराबर आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1, सी अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1। ठीक है, या देखो इसे और ऊपर लिखते हैं, नहीं तो आएगा भी नहीं था, इस टाइप से कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे से के ए इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा था, नीचे वाले अल्फ़ा को नगण्य मान लिया तो के ए बराबर आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, के ए बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे में 1, ये वैल्यू आएगी। देख लो के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे में 1। ठीक है, अब आपको मान निकालना है अल्फ़ा का, तो के ए का आपको मान रख देना है। तो के देखो पहले इसे और सॉल्व कर ले, अल्फ़ा स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ पर से अल्फ़ा स्क्वायर बराबर ये सी आपका गुणे पे नीचे जाएगा भाग पे, तो के ए बटा सी। देख लो ध्यान से, अल्फ़ा स्क्वायर का मान निकालोगे तो के ए और ये सी बटे में आ जाएगा, ये आ गया। अब अल्फ़ा का अगर मान निकालोगे तो स्क्वायर लगा उधर लग जाएगा रूट, तो अंडर रूट के ए बटा सी। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट के ए बटा सी। अब बात आती के ए की वैल्यू ये दी गई है, अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट के ए 1.4 गुणे 10 की पावर -3 दिया गया है।
ठीक है। के की वैल्यू कितनी दी गई है 1.4 गुणे 10 की पावर -3। अब बात आती है सी की। सी है सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता सी का मान कैसे आएगा। तो देखो सांद्रता अगर बात हो तो चाहे आप मोलरता निकाल लो या मोललता निकाल लो, वो सब सांद्रता ही है। तो यहाँ पे जो आपकी ये मोललता आई है ये 0.326 यही आपकी सांद्रता है। ठीक है, यही आपकी सांद्रता है। तो सी की जगह आपको यही सांद्रता रख देनी। देखो सांद्रता कभी भी कहे मोलरता या मोललता कुछ भी निकाल लो, वही सांद्रता हो जाएगी। तो मोललता आपने 0.326 निकाला था, तो यही सी की जगह रख दो 0.326। ठीक है। अल्फा इक्वल टू √KA/C आया, तो के की वैल्यू ये है 1.4 × 10⁻³ बटे में सी की वैल्यू। यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे सॉल्व करके, पहले इसका भाग देना पड़ेगा, फिर अंडर करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.065, ये अल्फ़ा का मान आएगा। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 0.065। ध्यान से देख लो, सिंपल सी बात है। जब आप इसका पहले भाग देना पड़ेगा 0.326 का, जब इस पर भाग दोगे उसके बाद अंडर रूट निकालोगे तो अल्फ़ा का मान आएगा 0.0625। ठीक है, सॉरी 0.065। ठीक है, ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको यहाँ से आई का मान निकाल सकते हो। आई इक्वल टू है 1 + अल्फ़ा, तो यहाँ पर नीचे से लिखते हैं आई इक्वल टू 1 + अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा का मान रख देते, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 1 + अल्फ़ा की वैल्यू 0.065। तो यहाँ पर से आई का मान आ जाएगा, जोड़ दो इस पर तो 1.065, ये आ जाएगी आई की वैल्यू। आप सिंपल वैल्यू आ चुकी है, देख सकते हो। अब आप यहाँ पे आई का मान, के एफ का मान और एम का मान रख के हिमांक में ओनमन डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो। देखो एक बार आपको इस सवाल को फिर से समझाते हैं तब आपको पूरा बताएं। देखो एक चीज़ समझ लो, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे के ए इसे बोला जाता है वियोजन स्थिरांक। जब आपको वियोजन स्थिरांक दे दिया गया तब भी आप समझ जाओ कि इसमें वियोजन होगा, या आप इसका वियोजन करके भी देख सकते हो। आपने देखा कि आपका यहाँ पे देख सकते हो, इसका वियोजन आपका दो भागों में हो रहा है, CH3 CH2 Cl C डबल माइनस पे और H प्लस पे। जब वियोजन होता है तब आपका सूत्र में वानथाप गुणांक आई का प्रयोग होता है। तो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम आ गया। आई का प्रयोग क्यों हुआ, आई है वानथाप गुणांक, क्योंकि आपका ये जो विलेय था, ये जो था इसका वियोजन हो रहा है दो भागों में, ये देख सकते हो, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। जब ऐसा होता है तब सूत्र लगता है डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू नहीं पता, आई की नहीं पता। तो सबसे पहले एम की निकाली गई वैल्यू मोललता एम की, ये फॉर्मूला लगाया, एम की वैल्यू है 0.326, अणुभार यहाँ पे निकाल लिया गया। अब बात आती एम की वैल्यू निकल गई, के एफ की भी पता, आई कैसे निकले, आई भी निकलेगा। देखो सिंपल, आपने देखा यहाँ पे वियोजन इस टाइप से हो रहा था। जब समय 0 होता है तब इसकी सांता सी मान लो, तो इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। जब समय मतलब वियोजन शुरू हुआ टी बराबर टी पे, इसकी सी माइनस सी अल्फा, तो इसकी सी अल्फा, इसकी सी अल्फा। आई बराबर मतलब आई क्या है आपका, आई क्या बताओ, आई है आपका वानथाप गुणांक। आई बराबर सूत्र वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल। तो वियोजन के पश्चात सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बटे में पूर्व मतलब वियोजन जब नहीं हुआ, समय बराबर 0 पे सी प्लस 0 प्लस 0 निकाला, वैल्यू पूरा सॉल्व करके आई बराबर 1 + अल्फा। अब यहाँ से बात आई कि अल्फ़ा कहाँ से निकले। अल्फ़ा निकालने के लिए हमने यहाँ पे के आपको दिया गया वियोजन स्थिरांक, इसका मान, इसका सूत्र लगाया, इसके बराबर होता है उत्पाद की सांता बटे अपकारक की सांता। उत्पाद ये थे दोनों, तो इन दोनों की सांता बटे अपकारक की सांता। तो इसकी थी आपकी वियोजन के पश्चात वाली, देखना ये सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा बटे में सी माइनस सी अल्फ़ा। के को सॉल्व किया, यहाँ पे आया सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बटे सी 1 - अल्फ़ा। सी से स्क्वायर काटा तो सी अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 - अल्फ़ा। ये नीचे वाला अल्फ़ा मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी अल्फ़ा की, देख सकते हो 0.065 आती है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू छोटी होने की वजह से नीचे वाले को नगण्य मान लिया। के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल सी अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर निकाला तो के बटा सी, अल्फ़ा बराबर अंडर रूट के बटा सी। के की वैल्यू ये दी गई है, सी का मतलब सांद्रता, जैसे मोलरता या मोललता, ये आपने निकाला था 0.326। तो दोनों की वैल्यू रखी, अल्फ़ा आ गया ये। आप निकाल लेते आई, तो आई बराबर 1 + अल्फ़ा, तो आई भी आ गया ये 1.065। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम की जगह आप आई का मान रख दो आराम से, के एफ का मान रख दो, एम का मान रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो निकाल के दिखा देते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाली वैल्यू हम पूरी रेज कर देंगे और आपको ये जो आई का मान यहाँ पर लिख के इसकी सारी आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो सिंपल जो आई की वैल्यू आई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला सूत्र लगाओ और सारी वैल्यू रख दो। डेल्टा टी एफ बराबर आई
इंटू के एफ इंटू एम, जहाँ डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, इसी का मान आपको निकालना है। आई की वैल्यू रख दो 1.065 इंटू के एफ की वैल्यू ये दी गई 1.86 इंटू एम की वैल्यू ये दी गई है 0.326। सिंपल सबका गुणा कर लो, डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बताए दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.647। ठीक है, डेल्टा टी एफ का मान आ जाएगा 0.647 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देख सकते हो भैया कैसा क्वेश्चन था। बस क्या करना था, आपको ये समझ गया था कि वियोजन हो रहा है, तब आपको पता चला 1/2 गुणांक ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपल हमने वो प्रोसेस करके आई का मान निकाला, आई का मान निकाला, सिंपल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। आप देखते प्रश्न संख्या 33 1.33। ठीक है, उसको देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर बस मान अलग है, थोड़ा सा बदला है, उसको भी सॉल्व करोगे सेम आपको इसी टाइप से 1/2 गुणांक की जरूरत पड़ेगी और आगे आपको निकालना होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 33वां प्रश्न, सेम आपका 32वें जैसा है, पढ़ लो। CH2FCOOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन होता है। अम्ल का 1/2 गुणांक और वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, आपसे कहा गया CH2FCOOH है, इसका 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया तो हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। 1/2 गुणांक निकालो और वियोजन स्थिरांक भी निकालो। तो सिंपल उसी टाइप से लगेगा जैसे अभी पहले वाला लगाया था। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करो, जो वैल्यू दी हो उसे नोट कर लो। आपके पास है CH2FCOOH, क्या है CH2F को ब्लू वाले से लिखते हैं। ठीक है, ब्लू वाले से लिखते हैं यहाँ पे CH2FCOOH। आपको पता है ये सिंपल विलेय है और इसका क्या होगा, यहाँ पे वियोजन भी होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे वियोजन होगा आपका, इस टाइप से डबल साइडेड एरो आपको लगा लेना, इस टाइप से वियोजन होगा CH2FCOO- पे प्लस H प्लस पे, इस टाइप से आपको वियोजन होगा। ठीक है, CH2FCOOH का CH2FCOO- प्लस H प्लस पे वियोजन होगा। वो वाला चीज़ जो पहले बाद में किया था उसको पहले ही कर सकते हो। T बराबर 0 पे इसकी सांद्रता C, इसकी 0, इसकी 0। T बराबर T पे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी C माइनस C अल्फ़ा, इसकी C अल्फ़ा, इसकी C अल्फ़ा। इतना पहले से ही करके रख लेते हैं। ठीक है, आप देखो कहा गया इसका 19.5 ग्राम। ठीक है, तो आगे जो दिया उसको लिखते हैं CH2FCOOH जो कि आपका क्या है 19.5 ग्राम है। फिर जल आपको दिया गया 500 ग्राम जल, H2O है 500 ग्राम, 500 ग्राम है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा, जो कम होगा वो विलेय कहलाएगा। ये कम है तो ये विलेय कहलाएगा। ठीक है भैया, सिंपल सी बात, ये विलेय हो गया, ये हो गया विलायक। अब बात आती है आपको जल के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन होता है, मतलब कि हिमांक का अवनमन भी इस बार दिया गया डेल्टा TF बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पढ़ लो, यहाँ पे कह रहा है घोलने पर जल के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है अवनमन होता है, मतलब कि आपको हिमांक का अवनमन इस बार दिया गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है अम्ल का 1/2 गुणांक मतलब आई का मान ज्ञात करो तथा वियोजन स्थिरांक KF का मान भी KA का मान भी ज्ञात करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है 1/2 गुणांक आई का मान ज्ञात करो और वियोजन स्थिरांक KA का मान ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना चाहो पढ़ लो। ये आपका दिया गया CH2FCOOH का 19.5 ग्राम 500 ग्राम जल में घोला गया, जल के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। आपसे कह रहा है अम्ल का 1/2 गुणांक आई का मान ज्ञात करो और वियोजन स्थिरांक KA का मान ज्ञात करो। ठीक है, इतनी बातें आपसे कही गई हैं। तो आपको तो फॉर्मूला सिंपल सा पता है, डेल्टा TF बराबर होता है I इंटू KF इंटू M। ये फार्मूला सिंपल सा होता है। ठीक है, पता है ना आपको। तो जब डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M होता है तो यहाँ पे आपको डेल्टा TF का मान पता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, I का मान आपको निकालना पड़ेगा और M का मान भी निकालना पड़ेगा। KF की वैल्यू आपको दी गई है ये।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे m का मान निकाल लेते हो तो आप i का मान निकाल सकते हो, क्योंकि i का मान क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग m का मान निकालते हैं। अगर m का मान निकल गया तो आप i का मान निकाल लोगे। तो सिंपल m का मान निकालने के लिए मोललता m बराबर सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर से मोललता m बराबर सूत्र लगाते हैं विलेय का भार, वही सूत्र विलेय के मोलों की संख्या। यार सिंपल सा, जल्दी से सब लोग लिख लो कॉपी पे, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का अणु भार गुणे में विलायक का भार, विलायक का भार किस में, ग्राम में, और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो जाएगी। सारी वैल्यू रखो, मान निकालो। विलेय का भार कितना है, ये रहा विलेय 19.5। बात आती है इसका अणु भार निकालने की, तो इसका अणु भार निकाल लेते हैं। ठीक है, अणु भार CH2FCOOH, CH2FCOOH का अणु भार निकालना है। ठीक है, तो सिंपल निकाल लो, सिंपल निकाल लो। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का, ब्लू से लिखते देखो। ठीक है, ब्लू से लिखते कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2, फ्लोरीन का 19 होता है। फिर से कार्बन आ गया, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1। ठीक है, मान निकालो। 12 प्लस 2 1 कम 2, 19 प्लस 12 प्लस इसे जोड़ देते 16 16 32 और 1 मिला के 33। जोड़ो यहाँ पे 12 2 14, 14 9 23, 10 33, 35 10 45, 30 48, 30 78 आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार मिला लो। यहाँ पे C है कार्बन का 12, H का 1 गुणे 2, फ्लोरीन का 19, C का 12, O का 16, O का 16, हाइड्रोजन का 1। यहाँ पे 12 2 कम 2 19, 12 16 16 32 1 33, तो 33 35 45 9 54 10 64 64 66 68 78 78 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से मान रख दो। विलेय का भार 19.5, विलेय का अणु भार 78 गुणे विलायक का भार, विलायक है 500 ग्राम, 500 रख दो, ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, ये आपका 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, ये m का मान निकलेगा। m बराबर विलेय का भार 19.5, अणु भार 78, विलायक का भार 500, ऊपर 1000 का गुणा। 500 से 1000 को काटो, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर से m बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर से देखो 19.5 गुणे 2/78, 19.5 गुणे 2/78, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 1 2 ने 18, m बराबर 19.5/39। सिंपल m का मान निकालने के लिए 39 का भाग दे देना, m का मान जो आएगा बता देना आपको। ठीक है, जब आप 19.5 पे 39 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, और मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, तो m का मान आ जाएगा 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। देख लो, सिंपल सा, सिंपल फॉर्मूला रखा, m का मान निकाल लिया, निकल आया m का मान। अब इस वाले मान पे m का मान रख देते तो i का मान आपको निकल आएगा 1/2 गुणांक का। सूत्र लगा देते, डेल्टा TF बराबर i इंटू KF इंटू m। अगर i का मान निकालना है तो i बराबर डेल्टा TF, और ये बटे में आ जाएगा डेल्टा TF बटे में KF इंटू m। देख लो, सिंपल सा यही तो हो जाएगा। i का मान निकालना तो डेल्टा TF के बटे में दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर से डेल्टा TF की वैल्यू रखो, कहाँ पे है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई, 1 रख दो, बटे में KF का मान कहाँ पे दिया गया था, ये 1.86 रखो, इंटू m की वैल्यू ये आई 0.5। देख लो, डेल्टा TF का मान 1 और 1.86 इसकी वैल्यू आई KF की, और m की वैल्यू 0.5। यहाँ से दशमलव अगर हटा दो तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर से आ जाएगा 10 बटे में 1.86 इंटू 5। 5 से चाहो तो काट सकते हो, या सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना, देखो बताते हैं। सिंपल 10 बटा 5 छक्का 30, 0 3 बचा, 5 8 40 और 3 43, 3 4 बचा, 5 एकम 5 4 9, 9.3 आएगा। सिंपल आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 10 बटे में 9.3। ठीक है, अब अगर यहाँ से दशमलव हटा दो, ऊपर 0 बढ़ेगा, 100 बटा 93। सिंपल यहाँ पे आपको भाग दे देना है, 93 कम 93, 7 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितने बार में जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे आई का जो मान आएगा 1.075 आ जाएगा, 1.075 यहाँ पे लिख देते हैं, आई बराबर 1.075। तो एक मान तो आपका निकल आया, आई का मान 1.075, आई का मान सिंपल आपने निकाल लिया, आई बराबर 1.075। कैसे निकला? डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, आई का मान ये आया, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1 थी, बटे में 1.86 गुणे 0.5, दशमलव हटाया ऊपर 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 10 बटे में इतना आया, 5 दूना 10 कर सकते थे, सॉरी ये आप कर, हमने ये किया है 5 से गुणा किया है तो 9.30, तो इसे 9.30 को 9.3 लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे ऊपर 0 बढ़ा, 100 बटा 93 1.075। देखो कैलकुलेशन, एक चीज़ जान लो, सॉल्व करने का सबका तरीका अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही कर दो, ये आपको स्टेप नहीं रटना कभी, आपको इतना आपको हमने लिख दिया, आपको अपने तरीके से हल करना है, ठीक है। हमने मान लो गुणा किया, आप कुछ और कर सकते हो, अपने हिसाब से हल किया करो हमेशा, ठीक है। जब खुद की प्रैक्टिस होगी तो मस्त आप कर पाओगे खुद सॉल्व, ठीक है। आई का मान निकल गया, अब क्या निकालना है आपको? के ए का मान निकालना है, वियोजन स्थिरांक का। ये मान कैसे निकले? तो अभी आपको एक सूत्र बताया गया था, आई बराबर, क्या सूत्र बताया गया था? आई बराबर वियोजन के पश्चात कुल मोल, वियोजन के पश्चात कुल मोल, पश्चात कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल, यही सूत्र बताया था, वियोजन के पश्चात कुल मोल बटे वियोजन के पूर्व कुल मोल, पूर्व कुल मोल, ठीक है, यही सूत्र बताया था ना। तो यही वाला रख दो मान सारे, वियोजन के पश्चात कुल मोल, ठीक है, वियोजन के पश्चात कुल मोल, वियोजन के पश्चात टी बराबर टी पे होता है वियोजन के पश्चात वाला, तो वियोजन के पश्चात कुल मोल मतलब इन सबको जोड़ दो, तो सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा, तो सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा बटे में वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व कौन कौन से? टी बराबर 0 पे सी और 0 और 0, तो इसको लिख दो सी प्लस 0 आप लोग सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा आएगा, क्योंकि हमने पहले से इसके पहले वाले क्वेश्चन पे तो सॉल्व ही किया था, तो हमें पता है आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा आएगा, ठीक है, यही तो आएगा ना, आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पर से 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, आई बराबर आएगा 1 प्लस अल्फ़ा, आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान निकालोगे तो अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1, अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1, आई का मान है 1.075 माइनस 1, तो अल्फ़ा बराबर 0.075, अल्फ़ा का मान आ जाएगा 0.075, ठीक है, कितना मान आ जाएगा अल्फ़ा का? 0.075। सिंपल देख सकते हो कैसे निकाला, आई बराबर सूत्र लगाया 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान निकालना आई माइनस 1, अल्फ़ा निकाला है 0.075। निकालना तो हमें के ए है, क्या निकालना है? के ए निकालना है। के कैसे निकले? के कैसे निकले? तो के के लिए अभी जो पहले लगाया था, के बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अपकारक की सांद्रता, उत्पाद कौन है? ये वाले इधर वाले उत्पाद होते हैं, इधर वाला विकारक, तो इसकी सांद्रता लगाओ CH2F COO माइनस इधर वाला H प्लस, बटे में अभिकारक कौन है? ये है भैया, इसकी रख दो CH2F COOH, सारी वैल्यू रखो। इसकी कितनी है? इसकी वाली, ये वियोजन के पश्चात वाली रखना, पहले वाली ना रख देना, ये वाली रखो सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा बटे में इसकी सी माइनस सी अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से कितना आएगा? ऊपर आएगा सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे सी कोश में 1 माइनस अल्फ़ा, सी से काटोगे स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पे आपका के बराबर कितनी वैल्यू आएगी? ठीक है, यहाँ पे देखो सही से लिखते हैं, ठीक है, सॉल्व पे लिख रहे, जगह है नहीं, खुद देख सकते हो। के बराबर कितना आएगा? के बराबर आएगा, एक तो कट गया तो सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा, सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा। आप नीचे वाले अल्फ़ा को नगण्य मान लेंगे जैसे पहले माना था, ठीक है, नीचे वाले अल्फ़ा को नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ पर से के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर का मान निकालोगे तो के बटा सी, और यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालोगे तो अंडर रूट के बटा सी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे हुआ था सेम वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अल्फ़ा बराबर के बटा सी, सॉरी निकालना तो के ही का मान है ना, सॉरी यार, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। देखो यहाँ से देखा के का मान निकालना है, सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बटे सी कोश में 1 माइनस अल्फ़ा है, तो के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा, नीचे वाले अल्फ़ा को नगण्य मान लिया, के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर, तो के बराबर सी। सी क्या होता है? मोलरता या मोललता, सी सांद्रता होती है, तो सांद्रता मोलरता या मोललता, तो सी का मान ये आपने निकाला था, कहाँ गया? 0.5, ये निकल के आया था 0.5, तो सी का मान रख दो 0.5 इंटू अल्फ़ा का मान 0.075 का स्क्वायर,
यहाँ से के का मान निकाल लेना, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएगा 2.8125 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, 2.8125 गुणे 10 की पावर -3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा जाके। शायद आपको आंसर ये भी अगर गुणा करोगे तो ये आंसर मिलेगा जाके 0.028 और आगे 125 ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, जब दशमलव को उधर ले जाओगे ये आपका इतना आना चाहिए। ठीक है, जब आप दशमलव के इस 3 अंक बाद ले जाओगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा 2.8125 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 अंक जब उधर ले जाओगे ना तो 2.8215 आएगा इंटू 10 की पावर -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो के का मान ये निकला, आई का मान ये निकला। ठीक है, के का ये निकल आया, आई का ये निकल आया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा शायद स्पीड पे भी हमने करा दिया, इसलिए स्पीड पे करा दिया क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन हमने आपको पूरा समझा दिया था अच्छे से। जिसने वो समझा तो वो तो इसको अच्छे से समझ ही जाएगा। सिंपल क्या था, जो आपको दिया गया पहले वो नोट किया। आपको कहा गया आई का मान निकालो और वियोजन स्थिरांक के का मान निकालो। वियोजन स्थिरांक आ गया था तो सिंपल पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया डेल्टा टी बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। आई का मान निकालना है तो अगर हम यहाँ से एम का मान निकाल लें तो इस सूत्र पर रख के आई का मान निकाल सकते हैं। एम का मान निकाला 0.5 आया, ये सूत्र लगाया, आई के बराबर हो गया डेल्टा टी एफ बटा के एफ इंटू एम। यहाँ पर सारी वैल्यू रखी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू रखी, के एफ की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रखी, निकाला 1.075 आया। अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, फिर अब आई का मान तो निकल गया, बचता है के। तो उसके लिए हमने आई बराबर वियोजन के पश्चात कुल मोल बचे वियोजन के पूर्व कुल मोल। तो ये जैसे पहले हुआ था वैसे ही सेम हो रहा है। तो वियोजन के पश्चात सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा सबको जोड़ दो बटे वियोजन के पूर्व। वियोजन जब नहीं हुआ टाइम बराबर 0 पे सी प्लस 0 प्लस 0, आई बराबर आएगा 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान निकाल लो आई -1, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ से आई की वैल्यू रख देना, कहाँ गई ये 1.075 -1, यहाँ से अल्फ़ा निकल आएगा। अल्फ़ा निकला, के का मान निकालो, उत्पाद की सांता बटे अपकारक की सांता, इसकी वैल्यू रखो सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा बटे में सी माइनस सी अल्फ़ा। निकालोगे के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा को नगण्य मान लो, के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू जो है रख दो 0.075 का होल स्क्वायर, के का मान ये आ जाएगा 2.8215 इंटू 10 की पावर -3। तो इस टाइप से भैया आप निकाल सकते हो एकदम आसानी से। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। ठीक है, ये जान लो दोनों क्वेश्चन बेहतरीन थे। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, तो अगर आपने मस्त से समझ लिया तो पेपर में भी मस्त करके आओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक 33वां प्रश्न तक हो गया, 33 प्रश्न हो चुके हैं आपके। अब अगला वीडियो जाएगा उस पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 42 क्वेश्चन शायद थे इस पे, पहले पार्ट पे 42 क्वेश्चन थे, तो 42 के 42 हम आपको सॉल्व कराएंगे। 33 हो चुके हैं। और एक चीज़ जान लो, केवल न्यूमेरिकल 42 में जितने न्यूमेरिकल है वही सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी वाले नहीं, केवल न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 33वां प्रश्न आज हो चुका है। आप मिलेंगे अगले वीडियो पे 34वां नंबर प्रश्न लेके। तो यार जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मस्त तैयारी अपनी चैनल से कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस चैप्टर की पूरी क्लास 12 केमिस्ट्री के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लास 12 केमिस्ट्री की भी है, क्लास 12 फिजिक्स की भी है। फिजिक्स की भी तैयारी हम लोग मस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की भी पढ़ाई करो अपनी जाके, केमिस्ट्री की भी करो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट कर लो।